सो हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये कोई ऐसा वैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। इट्स द सेम जो कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आपको मिला है, राइट? सीबीएसई ने बहुत सारे सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के रिलीज कर दिए हैं, इंग्लिश का भी किया है। और जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है वो इस बार थोड़ा डिफरेंट है। जो लेवल है सीबीएसई के सैम्पल पेपर का इंग्लिश का इस बार का, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का सैम्पल पेपर आपको दिया गया है। इसका मतलब सीबीएसई आपको एक मैसेज देना चाहती है कि भाई अभी आप लोग क्या करो, थोड़ी और अच्छे से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और अगर आपने मुझसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम में आया है, मान लीजिए आप एक एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, आपके हाथ में पेपर है और आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है? उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए। ओके, जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िए। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, वो आपको बोलते हैं कि नहीं, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो और उसके बाद आप रीडिंग करो उस पैराग्राफ की। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस आपको पहले ही पता होंगे, फिर आप सीधे सीधे पैराग्राफ पे चले जाइए। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। इस तरह से हो सकता है आप पहले के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिस तरह के पैराग्राफ अब आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उनको इतना इजी नहीं होगा सॉल्व करना कि आपने पहले क्वेश्चंस पढ़े और फिर आपने पैराग्राफ पे आके उनको सॉल्व कर लिया। नहीं, ये इतना ज़्यादा आसान अब आपके लिए नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हमको पहले उस पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है? पहले आप पैराग्राफ को पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए, उसका आइडिया लीजिए, सेंट्रल आइडिया समझिए उस पैराग्राफ का, फिर आप क्वेश्चंस पे आइए और फिर इनको देखिए। ये होना चाहिए आपका परफेक्ट तरीका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। अब मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपसे पूछे गए हैं। जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है, मेनली ये एक माउंटेनियरिंग लोगों के ऊपर ये पैराग्राफ है। भाई जब आप माउंटेन हाइकिंग करते हैं या जो हाइकिंग है, वो एक एडवेंचरस स्पॉट है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स इस पैराग्राफ में दी गई हैं, फिर उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं पहले आपको पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगी और फिर इसके क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्यूचर में भी हमारे लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये एक क्वेश्चन है, पहला नहीं है, मतलब बीच में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक रीजन दिया गया है और उसकी ओपिनियन जो पैराग्राफ में है वो आपको ढूंढनी है। पैरा 1 में आपको ये लाइन ढूंढनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले हमको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर हम आंसर्स देख सकते हैं, अब आप बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या ही समझ में आएगा? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपने पैरा को पहले नहीं पढ़ा है, राइट? तो पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, उसमें इसमें लाइन है, सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। लाइन दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा वाला वर्ड सूटेबल है इस सेंटेंस के लिए। डाउट है, कॉशन है, कन्विक्शन है, डिनायल है। तो तीनों ही वर्ड्स में आपको एग्जैक्टली exactly बताना है कि सेंटेंस किस आइडिया को बिलोंग करता है या डिनोट करता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? फिर से, जब तक आपने पैराग्राफ को नहीं पढ़ा होगा आप इस लाइन से कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, जो ग्रामर होती है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स में बताना, बातें करना। उसका भी एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो लाइन आपके पैराग्राफ में है वो एक्चुअली है, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल, राइट? बहुत अच्छी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस लाइन को बताना है आपको इन चार ऑप्शंस में से कि कौन सी वाली मैच कर रही है। तो आपने देखा, तीनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, आपने नोटिस किया होगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन उतार देनी है, आंसर में एज इट इज लिख देना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और अगर आपको 1 नंबर पूरा चाहिए तो आपको पूरा पैराग्राफ अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और फिर आप आंसर लिखेंगे। तो उसमें तुक्का लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे तो फिर भी ऑप्शंस थे चार, तो आपको एक बताना है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं है, आपको सीधे आंसर देना है, राइट? सो ये एक
अच्छा लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं उसको बोलूंगी। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, आप एज इट इज क्वेश्चंस को नहीं लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होगा, अपना दिमाग चलाना होगा, एनालिटिकली क्वेश्चंस को देखना होगा और फिर उनके आंसर्स लिखने होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, अच्छा तरीका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने ये पैराग्राफ लेकर आई हूँ जो किसने दिया है, आपको सीबीएसई ने दिया है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, ठीक है। आप ही लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की है कि मैम इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसमें कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं हमको। तो हम वही आज के सेशन में करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी ऐसा कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी लैंग्वेज कैसी है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत इजी है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ, आप सब लोग भी इसको रीड करिए। सो माउंटेन्स, पहला पैराग्राफ, नंबर दिए हैं इसमें, नंबर 1 पहला पैराग्राफ है। माउंटेन्स हैव ऑलवेज बिन हेल्ड इन ग्रेट ऑ बाई मैनकाइंड। मैनकाइंड हमेशा माउंटेन्स को देख के वाओ वंडरफुल फील करता है, राइट। देयर हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस, यहाँ पे एक चैलेंज भी है ह्यूमंस के लिए। क्या है कि भाई माउंटेन्स को चढ़ना इतना ईजी नहीं है। इट्स नॉट अ प्लेन जहां आप इजीली ड्राइव कर सकें, राइड कर सकें, ये माउंटेन्स हैं, इनकी हाइकिंग करनी पड़ती है। दोज ब्रेव अमंग अस हैव ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर देम। एक माउंटेन को कॉन्कर करने का क्या मतलब हो गया, माउंटेन को कॉन्कर करने का मतलब हो गया आप माउंटेन के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, जो भी इसकी हाईएस्ट पीक है आप वहां जाना चाहते हैं। और हमें पता है बहुत सारे लोग हैं, राइट, जो ऑलरेडी माउंटेन को समिट पर उनके जा चुके हैं, टॉप पे उनके जा चुके हैं। यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन द ग्रेटर द थ्रिल। देखो यही लाइन है जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है, राइट। तो आप चाहें तो आप क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं और फिर से देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पे क्या आपसे पूछ रही है। सो यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन द ग्रेटर द थ्रिल। जितना बड़ा माउंटेन होगा, जितना इनक्रेडिबल माउंटेन होगा, जो हमारी थ्रिल है, जो एडवेंचर है वो भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। अ चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस। और ये क्या है, ह्यूमन रेस की जो ब्रेवरी है, हम जितना ब्रेव बनते हैं उसको भी ये माउंटेन्स चैलेंज करते हैं कि अगर है हिम्मत तो आओ मुझे चढ़ के दिखाओ, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमन बींग की जो ब्रेवरी है उसको भी चैलेंज करते हैं माउंटेन्स। क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। भाई माउंटेन को चढ़ना एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस है, राइट, और इसको हम वर्ड्स में नहीं बता सकते। ज्यादा अच्छा क्या होगा, वर्ड्स में ना बता के आप इसको एक्सपीरियंस करिए, जाइए इसको फील करिए, एक्सपीरियंस को। आप इसके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन एक्शन में मतलब कि करने में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपके इन 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी है, ठीक है। फिर बट यू ऑल्सो हैव टू क्लाइम डाउन। आपको क्या करना है, आप चढ़ते तो हैं, अच्छा, क्लाइंबिंग माउंटेन इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। यू आर इन अ ब्यूटीफुल एनवायरमेंट एंड व्हेन यू रीच द टॉप, जब आप टॉप पर पहुंचते हैं, व्हेन यू रीच द टॉप, जब आप टॉप के ऊपर पहुंचते हैं तो क्या होता है, यू फील इनक्रेडिबल, आपको बहुत अच्छा लगता है। भाई एक बार आप माउंटेन के ऊपर चढ़ जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। बट ऑल्सो यू हैव टू क्लाइम डाउन। भाई ऊपर तो आप चढ़ गए, लेकिन जब आप नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए होने वाली है। क्यों, विच इज वेन मोस्ट एक्सीडेंट हैपन्स। क्या होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स तभी होते हैं जब आप नीचे उतरते हैं। ऊपर चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती, नीचे उतरने में ज्यादा आती है। ये पैराग्राफ आपको यही बता रहा है। पीपल आर टायर्ड, थक जाते हैं नीचे उतरते उतरते। इट गेट्स डार्क, भाई अंधेरा हो जाता है। इट्स हार्डर, और नीचे उतरना ज्यादा डिफिकल्ट है। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स along with being challenging and risky for the climber। तो माउंटेन क्लाइंबिंग का जो एक एडवेंचरस स्पॉट है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है लोगों के लिए बाकी स्पॉट्स के मुकाबले। तो आपको समझ आ गया इसमें हमने क्या बात की है, माउंटेन्स की बात की है, माउंटेनियरिंग की बात की है, और क्लाइंबिंग की बात की है कि माउंटेन पे कैसे चढ़ना है। पहला पैराग्राफ में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप एक ही पैराग्राफ को पढ़ के एटलीस्ट 3 नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक। चलो आगे मैं आप लोग को पढ़ के बताती हूँ एग्जैक्टली इसमें क्या क्या बोला गया है। पैराग्राफ सेकंड, विदाउट एनी परसीव्ड रिस्क। भाई बिना किसी रिस्क के, देयर कांट बी अ फीलिंग दैट एनी सिग्निफिकेंट चैलेंज हैज बीन सरमाउंटेड। आपको जो भी चैलेंज आपको ये जो कर रहा है माउंटेन, ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, रिस्क का भी ध्यान रखना है।
But we have to bear in mind that mountaineering is not a sport that can be embraced without preparation. ये कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जिसको आप शुरू कर देंगे बिना किसी प्रिपरेशन का. आपको प्रिपरेशन करनी जरूरी है. सारे वेल इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए. The enthusiast must develop in themselves the spirit of adventure, willingness to undertake hardship and risk, extraordinary power of perseverance, endurance and keenness of purpose before climbing a mountain. क्या चाहिए आपको? भाई अच्छी ट्रेनिंग चाहिए आपको, एक स्पिरिट होनी चाहिए, एडवेंचरस फील करना चाहिए आपको, विलिंगनेस टू अंडरटेक हार्डशिप एंड रिस्क, रिस्क लेना और हार्डशिप को फील करना आपको आना चाहिए. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होनी चाहिए आपके अंदर, किसकी? परसिवियरेंस की. किसकी? भाई किसी काम को करते रहना है, बीच में नहीं छोड़ सकते हो. एक बार आपने माउंटेन चढ़ना शुरू कर दिया, बीच में वापस नहीं आ सकते. आ सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली बीच में जाके तो लगेगा कि चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं, राइट? तो ये एक डिफिकल्ट टास्क आपके लिए हो जाएगा. तो परसिवियरेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एंड्योरेंस होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए किसी चीज को एक्सेप्ट करने की, कीननेस ऑफ पर्पस बिफोर क्लाइंबिंग द माउंटेन आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए. दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स जैसे कि कोई रोप हो गया, एंकल्स हो गए, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास में क्या है होनी चाहिए एज एन इक्विपमेंट, और आपको उनको यूज़ करना भी आना चाहिए. देन कम्स द पेनेंस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग. तपस्या, पेनेंस मीन्स क्या होता है? तपस्या करना किसी चीज़ की. तो एक रिगरस डिफिकल्ट ट्रेनिंग आपको मिलेगी जो एक तपस्या के समान है, राइट? जैसे जो हम लोग साधु जो होते हैं, सेंट्स होते हैं, वो जाके हिमालय पे तपस्या करते हैं, बहुत टाइम तक एक ही काम को करते रहते हैं क्योंकि उनको पता है व्हाट दे आर डूइंग इज करेक्ट. ऐसे ही ट्रेनिंग में भी आपको पता है जो आप कर रहे हैं वो सही है और आपको कुछ अच्छा फल मिलने वाला है, इसीलिए आप उसको करते जाते हैं. दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन अप देयर. मतलब क्या है? अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग ली है तो ऊपर जाके मतलब कि माउंटेन्स पे जाके कुछ अच्छा ही आपके साथ होगा, आपके लिए एक लाइफ लाइन बन जाएगी. It helps inculcate and hone survival instincts that allow the climber to negotiate perilous situations. क्या लिख रहा है इसमें? It helps इनकलकेट, आपके अंदर सीखने को मिलता है आपको और आपकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं. सर्वाइवल स्किल्स मतलब हम सबको पता है कि सर्वाइव करने के लिए क्या है? खाना चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेने के लिए ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं. इसके अलावा जब आप माउंटेन्स पे होते हो तो आपको समझ आ जाता है कि आप एक बहुत नॉर्मल पर्सन है और जो नेचर है वो बहुत पावरफुल है. अभी एक स्टॉर्म आएगा और आप वहां नहीं दिखेंगे, मतलब काम तमाम हो जाएगा आपका, राइट? तो ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो आपको समझ आती है जब आप एक बार माउंटेन पर जाते हैं या कोई भी डिफिकल्ट टास्क अपनी लाइफ में करते हैं. सो दैट अलाउज द क्लाइंबर टू नेगोशिएट पेरिलस सिचुएशन. पेरिलस मतलब डेंजरस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है आपको समझ आ जाता है. देयर आर न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड दैट ऑफर सच ट्रेनिंग. तो इन ट्रेनिंग से आपको हेल्प मिलने वाली है और ये जो ट्रेनिंग से आपको कहीं भी मिल सकती हैं. Mountain climbers are unanimous in agreeing that the unpredictable weather is what they fear the most. जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स अब तक रहे हैं, जिन्होंने भी माउंटेन पे हाइकिंग की है, उन सब ने एक बात को एक्सेप्ट किया है, सब अग्री करते हैं. क्या बोलते हैं? दे से कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो सिचुएशन है वो है वेदर. अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, कभी धूप है, कभी एकदम से बरसात हो जाएगी, बारिश आ जाएगी और एकदम से क्या हो जाएगा? सनी सीजन है, एकदम सनी हो रखा है और एकदम से स्नोई हो जाएगा. सो दे मे बी सनशाइन, एकदम से सनशाइन होगी वहां पे, फिर क्या होगा? ऑन वन मोमेंट एंड स्नो स्टॉर्म ऑन द अदर मोमेंट, राइट? मतलब एकदम से स्नो स्टॉर्म भी आ सकता है, एकदम से सनशाइन भी आ सकती है. एट हायर एल्टीट्यूड, भाई देखो आप माउंटेन्स पे हो तो वहां का जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो गया? हायर हो गया. एल्टीट्यूड, ऊंचाई, बहुत ऊंचे पे आप खड़े होंगे तो वहां आपको और भी प्रॉब्लम्स होंगी. Snow is a regular feature and being decisive about setting up camps or proceeding further is crucial. तो पैराग्राफ में आपको बोला जा रहा है कि स्नो वहां पे आपको दिखेगी ही दिखेगी, रेगुलर फीचर है. रेगुलर फीचर मतलब आपको हर जगह क्या दिखेगी? स्नो. ऑब्वियसली ऑल्टीट्यूड पे, हायर जगह पे आपको क्या दिखने वाली है? स्नो दिखने वाली है. एंड डिसाइसिव होना पड़ेगा. अगर आपने अभी मेरा एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने क्वालिटीज बताई थी ह्यूमन बींग्स की, आपका नेचर कैसा है, तो डिसाइसिव का मैंने मीनिंग बताया था वो लोग जो डिसाइड कर सकते हैं इजीली, राइट? एंड इनडिसाइसिव जो डिसाइड नहीं कर सकते. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब लाइन लिखी हुई है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी डिसाइसिव. आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा अबाउट सेटिंग अप कैंप्स और प्रोसीडिंग फर्दर. जैसे ही आपको देखे भाई स्नो है बहुत सारी या स्टॉर्म आने वाला है, तो आपको दो चीजें ऑप्शंस होते हैं. या तो आप कैंपिंग कर लो, मतलब यहीं पे रुक जाओ, आज की रात कैंप करते हैं यहाँ पे और जैसे ही कल सुबह होगी, लाइट आएगी, फिर से मतलब रोशनी आएगी, सूरज निकलेगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे आगे के लिए.
तो ये डिसीजन लेना एक माउंटेनियरिंग के लिए या जो क्लाइंबर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइन में बताया गया है सिचुएशंस के बारे में कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन ये आपके लिए हो सकती है। इट्स वेरी क्रूशियल, राइट? सो द आइशी शीट्स आफ्टर आइस स्टॉर्म मेक वॉकिंग ट्रीचरस। वॉकिंग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं जो आइसी शीट्स होते हैं। आइस रखी स्नो है बेसिकली पहाड़ों पे, तो आपका पैर अंदर चला जाएगा और आप इजीली चल नहीं पाएंगे। वाइल द पाउडरली जो पाउडरी स्नो होती है मेक्स अ माउंटेनियर सिंक डीप इनटू द स्नो। आप बर्फ में नीचे घुस जाते हैं और आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। अब देयर वेयर द इंटेंशन इज टू embrace nature's wonder, one realizes that it cannot be done without facing its formidable glory। इतनी पावरफुल होती है नेचर, जो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, फॉर्मिडेबल मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो या बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो नेचर की जो ग्लोरी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेचर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप तो चाहते हैं कि भाई नेचर को हम क्या करें, बहुत लाइक करें, प्यार करें, लेकिन ये रियलाइज करने से ज्यादा आपको ये रियलाइज करना ज्यादा जरूरी है कि नेचर स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है। नेचर जितना ब्यूटीफुल है उतना ही ज्यादा क्या है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, डेंजरस भी है आपके लिए एट सम सर्कमस्टांसेस। सो अ ट्रू माउंटेनियर, एक जो माउंटेनियर होता है, जो सच्चा माउंटेनियर है या जो ट्रेन्ड है, मे चैलेंज द माउंटेन येट is always respectful to the powerful forces of nature। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ये। इसमें आपको बोला जा रहा है कि भाई माउंटेनियर जो है वो ऊपर चढ़ के ये तो बोलेगा कि वाओ व्हाट अ ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल है सारा एरिया, जो नज़ारा मुझे दिख रहा है, लेकिन वो रिस्पेक्ट भी करेगा नेचर की, माउंटेन्स की, क्योंकि उसको ये पता है कि एक हवा आई या एक भी स्टॉर्म आया और मैं यहाँ से कुछ भी मेरे साथ में हो सकता है। तो पावरफुल कौन है, नेचर या एक माउंटेनियर जो उसके ऊपर चढ़ चुका है? पावरफुल अभी भी नेचर ही है, पावरफुल अभी भी माउंटेन ही है। आप चाहे कितने भी ब्रेव हो, कितने भी ऊंचाई पे चढ़ जाएं, लेकिन जो पावर है, जो स्ट्रांगनेस है माउंटेन्स की, नेचर की, वो क्या है, इनकम्पेरेबल है, उसको आप कभी जीत नहीं सकते। लास्ट फोर्थ पैराग्राफ लास्ट है ये। सो समिटिंग माउंटेन्स कैरीज इट्स ओन हेल्थ रिस्क। ऑफ कोर्स समिट करना मतलब कि ऊंचाई पे चढ़ना क्या है, अलग ही एक हेल्थ रिस्क आपके साथ में है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है किसी किसी को, ऊंचाई से डर लगना, फ्रॉस्ट बाइटिंग हो जाती है। फ्रॉस्ट मतलब जो हवा से और स्नो से जो आपके थपेड़े पड़ते हैं हवा के, बेसिकली उनको फ्रॉस्ट बाइट्स बोलते हैं। स्वेलिंग आ जाती है हैंड्स में, फीट में, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है ब्रेन में, लंग्स में, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब थक जाते हैं, माइंड भी आपका थक जाता है, सुन्न हो जाता है दिमाग आपका, ऐसा आपने सुना होगा ना बर्फ ज़्यादा हाथ में लेने से। सो येट द ग्रेटिफिकेशन माउंटेनियर्स फील फ्रॉम मास्टरिंग समथिंग दैट इज सो फ्राइटनिंग अर्ज them to undertake these endeavors। we may think that the mountaineers are fearless, राइट तो लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद में भी जो माउंटेनियर्स हैं वो फिर भी क्या करते हैं, मास्टर करना चाहते हैं इस क्वालिटी को, इस फीलिंग को कि भाई मुझे भी माउंटेन्स करने हैं। और इससे हमें समझ आता है कि शायद जो माउंटेनियर्स हैं वो क्या है, वेरी वेरी फियरलेस हैं, उनको डर नहीं लगता, शायद ऐसी हरकतें वो करते रहते हैं, उनको शायद डर नहीं लगता। फिर वो जो पैराग्राफ में बोला गया है, नॉट एट ऑल, इट्स अ फियर दैट कीप्स देम सो इंट्रीग्ड विद सच आर्डरस जर्नी। इंट्रीग मतलब इंटरेस्टेड। फिर बोलते हैं कि वो फियरलेस नहीं है, फियर तो उनके अंदर है लेकिन वो इसको चैलेंज करना चाहते हैं। इसी फियर की वजह से वो क्या चाहते हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस आर्डुअस जर्नी। आर्डुअस, आर्डुअस क्या हो गया, आर्डुअस इज बेसिकली डिफिकल्ट जर्नी, राइट? तो ऐसी चैलेंजिंग जर्नी या डिफिकल्ट या खतरनाक डेंजरस जर्नी को वो चैलेंज करना चाहते हैं, वो इसीलिए जानबूझ के चाहते हैं कि मुझे भी माउंटेन पर चढ़ना है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इसमें बोला गया है इम्पल्स एंड ब्रेजनेस कैन बी डेडली फोर्स। लाइन में लिखा गया है इम्पल्स, मतलब इम्पल्स हो गया एकदम से डिसीजन लेना। बोलते हैं ना तुम बड़े इम्पल्सिव हो, मतलब सोचते समझते नहीं हो, जो भी फीलिंग मन में आती है एकदम से एक्ट कर देते हो। हमें इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। एंड ब्रेजनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, मतलब क्रेजी नहीं होना चाहिए आपको। मतलब किसी भी काम से डर ना लगे, बेशर्मी की से कुछ भी करने लग जाओ, उसको बोलते हैं ब्रेजनेस। तो बोला गया है कि इम्पल्स नहीं होना चाहिए, ब्रेजनेस नहीं होनी चाहिए, क्रेजीनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अदरवाइज ये आपके क्या है, एक एनिमी बन सकते हैं, डेडली फोर्स बन सकते हैं आपके लिए, मतलब आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन द वर्ड ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल ने एक बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन लिखी है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, द बिगेस्ट रिस्क इज टू नॉट टू टेक। बाय द वे ग्रामेटिकली यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, नॉट टू से ही सेंटेंस पूरा बनेगा, टू ये गलत लिखा हुआ है। एनीवे मैं इंग्लिश टीचर हूँ इसीलिए बता देती हूँ, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टू टेक द रिस्क एट ऑल। दो बार टू नहीं लगाएंगे, ठीक है? सो द बिगेस्ट रिस्क क्या है कि भाई आपने कोई रिस्क ही नहीं लिया लाइफ में, यही आपका बिगेस्ट रिस्क है।
ये लाइन आपने पहले भी सुनी होगी। सो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो लाइन है वो किसने बोली है, बिछेंद्री पाल ने लाइन ये बोली है, जो कि ऑलरेडी एक माउंटेनियर रह चुकी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस लाइन इज, रिमेंबर दैट उन्होंने बोला है। एंड दिस इज हाउ दिस कंप्लीट्स द एंटायर पैराग्राफ। ये 4 पैराग्राफ में आपका पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है। अब इनके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। Question number 1. Why does the writer say that mountains inspire awe in humans? ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है जब आप माउंटेन्स के बारे में सोचते हैं? ए बी सी डी, एक आंसर आपको देना है। दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पॉट्स। यस, एक्साइटिंग स्पॉट है इसीलिए हम लोग उसको फील करते हैं कि भाई एक दिन जाना चाहिए। दे वोक द विश इन अस टू मास्टर देम। ऐसा कुछ है क्या? देखो आपको चारों सही लगेंगे, आपको एक चीज बतानी है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाई डज द राइटर से द माउंटेन इंस्पायर्स ऑ इन ह्यूमन? एक ही लाइन आपको सही बतानी है। दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, ये बताती है कि भी हमारे अंदर एक ऐसी विश बन जाती है कि हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं। दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वैलर, बहादुरी फील कराती है। या दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम टू अस, या हमें पीस और काम लगता है। अब आप ये चारों लाइनें जब पढ़ोगे आपको चारों सही लगेंगी, लेकिन इसके लिए आपको फिर से पैराग्राफ पे जाना होगा और वहां देखना होगा एग्जैक्ट लाइन वहां पे क्या लिखी गई है। ठीक है, तो देखो आप आइए इस वाले पहले वाले लाइन में आप पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। माउंटेन्स हैव बीन हेल्ड इन ग्रेट ऑ बाय मैनकाइंड, दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस। चैलेंज वाला फील हमें कराती है, मतलब हम क्या लिखेंगे, बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो मैं एक बार लिख देती हूँ इस पे, एक सेकेंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो आप लिखेंगे, अच्छा कहाँ गया, या सो दे एवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, मतलब हम एक चैलेंजिंग फीलिंग अपनी रखते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, माउंटेन्स पे चढ़ने की। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन आपके लिए होगा। आपको ए भी सही लगेगा, डी भी सही लगेगा, इनफैक्ट सी भी सही लगेगा, सही तीनों ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। यहाँ पे हमें एक लर्निंग मिलती है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ को पढ़ रहे हो बच्चे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो लाइनें पैराग्राफ में लिखी है अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। हमें क्या ठीक लग रहा है, क्या ठीक नहीं लग रहा है, कि अकॉर्डिंग आप आंसर्स नहीं देते हैं। लाइन पैराग्राफ में क्या बोल रही है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। क्लियर हो गया, ये चीज समझ आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन द ग्रेटर द थ्रिल। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझो। ये है एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे इसको, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। मतलब कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, अब मतलब इसमें हो क्या रहा है, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है ना। इसमें क्या होता है, या तो ऊपर नीचे वाला एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन, मतलब जितना बड़ा, जितना डेंजरस, जितना इनक्रेडिबल माउंटेन होगा, द ग्रेटर द थ्रिल। अगर कम होगा तो थ्रिल भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही वाला चूज करना है जिसमें दोनों चीजें, दोनों की जो डिग्री है वो बढ़ रही होगी। मोर मोर ही आएगा, लेस नहीं आएगा, या फिर ग्रेटर जैसा वर्ड आएगा। तो देखो अब यहाँ एक चीज हायर हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, लोअर, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है, द मोर यू लाफ तो बोला है, लेकिन मोर के साथ लेसर आ गया है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। समझ रहे हो? द स्मॉलर द कार, जितनी छोटी कार होगी द बिगर द एडवेंचर। अब देखो फिर से स्मॉलर एंड बिगर ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या लिखा है, द हैवियर द लगेज, जितना ज्यादा हैवी लगेज होगा द हायर द पेनल्टी। मतलब इसमें दोनों चीजें बढ़ रही हैं आगे की तरफ, राइट? तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी फॉलोइंग रिलेशन बिलो। तो इसी रिलेशन के साथ मैच करना चाहिए। तीनों रिलेशंस ऊपर नीचे जा रहे थे, ये वाला रिलेशन आपका जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। राइटर क्या बता रहा है आपको, इसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। अनडाउटेडली माउंटेन क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये लाइन आपको लिखी गई है। अब आपसे क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर सेज। प्रोजेक्ट्स मतलब क्या बोल रहा है, क्या लाइन है, ये जो लाइन है इसमें वो क्या बोलना चाह रहा है आपको।
क्या कोई डाउट की बातें हो रही हैं यहाँ पे? यहाँ अनडाउटेडली लिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डाउट की बात करी जा रही है, तो अनडाउटेड हो गया, मतलब ऑपोजिट ऑफ डाउट हो गया, क्लियरली सेइंग समथिंग। कॉशन, कोई आपको सीरियसली कोई कंडीशन बताई जा रही है, आपको सीरियस रहने के लिए बोला जा रहा है, कॉशियस रहने के लिए बोला जा रहा है, सावधानी रखने के लिए बोला जा रहा है, नहीं। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो एक लाइन बोली जा रही है, ये तो इसको तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी। क्या है ये? एक स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है कि कोई डाउट नहीं है इस बात में कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ये मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इससे बड़ा एडवेंचर कोई है ही नहीं, कोई और स्पोर्ट्स है ही नहीं। कन्विक्शन का क्या मतलब होता है? कन्विक्शन मतलब कोई जजमेंट या स्टेटमेंट देना। कोई स्टेटमेंट जब देता है, कोई जजमेंट देता है, डिसीजन देता है, या कोई सिंपल लाइन बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कन्विक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम कन्विक्शन बोलते हैं। या मान लीजिए किसी ने कोई अपनी ओपिनियन दी, तो उसको हम लोग कन्विक्शन, तो ये एक तरह से स्टेटमेंट हो गया आपके लिए, या क्या हो गया, ये कोई ओपिनियन हो गई आपके लिए। तो एक्चुअली ये एक स्टेटमेंट है, इसीलिए कन्विक्शन इसका सही आंसर है। डिनायल कुछ है नहीं, क्योंकि किसी काम करने को मना नहीं, डिनायल मतलब किसी काम को करने के लिए मना करना। डिनायल आपसे करा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में एक फ्रेज है जो आपको दिया गया है, और आपसे यहाँ पूछा गया है कि आपको अपनी लाइन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको उस लाइन पे जाना पड़ेगा, है ना। पहले हम एक बार क्या करेंगे, उस लाइन पे जाएंगे और देखेंगे कि उस लाइन में एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ था, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाली लाइन है, यहाँ पे लाइन ढूंढनी है हमें, यहाँ नहीं है लाइन, हमें ढूंढनी है। पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। लाइन का जो रीजन है वो क्या है? ओपिनियन आपको बतानी है लाइन ढूंढ के, और रीजन क्या है? बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब। एक्सपीरियंस करो रादर देन उसको वर्ड्स में बताने के। कुछ कुछ याद आया जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पैराग्राफ? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो माउंटेनियरिंग है इट इज हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। कहीं पे लिखा होगा ये, इट इज दैट इज हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, मतलब आप वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। तो अगर आपकी ओपिनियन है हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, तो उसका रीजन क्या हुआ? हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। अगर आपकी ओपिनियन है कि भाई माउंटेनियरिंग या माउंटेन की क्लाइंबिंग करना इज हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, ये जो फीलिंग है, जो रिस्क है, जो एडवेंचर है, जो एक्सपीरियंस है, इट इज हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, तो मैं अगर ये ओपिनियन अपनी रखती हूँ, तो रीजन क्या हुआ इसके पीछे? इसका पीछे रीजन ये हो गया कि भाई इट इज बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब, मतलब कि एक्सपीरियंस करना ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि उसको डिस्क्राइब करने के। वर्ड्स में डिस्क्राइब हो ही नहीं सकता, जाओ जाके फील करो। अब मैं आपको कितना भी बताऊं भाई मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करके आई हूँ, ट्रैकिंग करके आई हूँ, आप उसको कितना सुनेंगे और कितना फील कर पाएंगे जब तक कि आप खुद जाएं, वहाँ का वेदर एक्सपीरियंस करें, माउंटेन्स पे चढ़ने की जो डिफिकल्टीज होती हैं उसको एक्सपीरियंस करें, तब ना आपको फील होगा एक्चुअली कि हाँ मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करके आया हूँ। राइट, तो यही यहाँ पे आपको ओपिनियन एंड रीजन का एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू पेनेंस इन दी लाइन। तो ठीक है, वो बोलते हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं या तपस्या करते हैं दोनों एक ही बराबर है। तपस्या करना या ट्रेनिंग लेना दोनों एक ही बराबर है। ट्रेनिंग लेना या तपस्या करना एक ही बराबर है। सो इन दिस लाइन उन्होंने ये लाइन बोली है, देन कम्स द पेनेंस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग। पैराग्राफ 2 ये लाइन है। अब स्टेट द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन ट्रेनिंग एंड पेनेंस। आपने भाई ट्रेनिंग ली या पेनेंस ली, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? आपको दो पॉइंट्स लिखने, अच्छा एक ही लिखना है, एक ही पॉइंट लिखना है तो लिख दो, कुछ भी दो भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दोनों चीजों से क्या होता है, दोनों टाइम टेकिंग होती हैं। दोनों चीजें क्या होती हैं? टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन टाइम टेकिंग के साथ साथ ये आपको क्या करती हैं? दे प्रिपेयर यू फॉर दी वर्स्ट सिचुएशन। लिख सकते हैं ना। हमें क्या होता है, अगर हम कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, दे प्रिपेयर यू फॉर फॉर इवन वर्स्ट सिचुएशन। दे प्रिपेयर यू फॉर इवन वर्स्ट सिचुएशंस, मतलब कि जो भी हो जाए उसके लिए भी आपको ये दोनों चीजें प्रिपेयर करती हैं। भाई तपस्या भी जब हम लोग कर रहे होते हैं हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, अब चाहे धूप आए चाहे बारिश आए कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं है। ट्रेनिंग में भी हम यही करते हैं। आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए होता है? परसिवियरेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, मतलब कि
ये हमको परसिवरेंस सिखाती है, एक ही काम को कंसिस्टेंटली करते रहना सिखाती है, राइट। तो दो ऑप्शंस इसमें आप लिख सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं, आपको और भी चीजें हैं अगर तो आप लिख सकते हैं। दोनों चीजें क्या होती हैं, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, वेरी डिफिकल्ट। दोनों ही चीजें क्या होती हैं, दोनों ही चीजें डिफिकल्ट हैं, आपको टाइम लगेगा दोनों चीजों को सीखने में, और ट्रेनिंग भी डिफिकल्ट होती है, और आपकी जो पेनेंस है, तपस्या करने का जो तरीका है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। दोनों चीज़ों को टाइम चाहिए, और दोनों ही आपके लिए क्या है, वर्स्ट सिचुएशन में आपको प्रिपेयर करती है। तो दो तीन चीज़ें जो भी आपको ठीक लगे, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए, कुछ भी आप इसके बारे में ऑप्शन में लिख सकते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, लिस्ट 2 रीजंस व्हाई द राइटर से दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट अ स्पॉट that can be embraced without preparation. Obviously, माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो आपने उठाया, बैट उठाया और खेलने लगे। इनफैक्ट आप तो क्रिकेट खेलते हैं तभी भी प्रिपरेशन करते हैं ना, हम लोग हेलमेट लगाते हैं, जहाँ जहाँ पे हमको लगता है कि चोट लग सकती है वहाँ अपने आप को पैड करते हैं, और अच्छे से ड्रेस व्रेस पहन के पूरा तैयारी के साथ में ग्लव्स वगैरह लेके खेलने आते हैं। तो वो भी एक प्रिपरेशन का तरीका होता है। लेकिन अगर आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन और ज़्यादा करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आप जो लिख सकते हैं वो है अनप्रिडिक्टेबल वेदर। आपको पता ही नहीं होगा कि जो वेदर है आसपास का, अनप्रिडिक्टेबल वेदर, वो कैसा है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप समझ लो कि जो वेदर है वो आपको परेशान कर सकता है। तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है, इसीलिए हमें ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माउंटेनियरिंग इज नॉट अ स्पोर्ट दैट कैन बी इम्प्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर, एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं इट्स डिफिकल्ट। फिर से लिख दीजिए, डिफिकल्ट टू हाइक, है ना। डिफिकल्ट है किसके लिए, हाइकिंग करने के लिए। डिफिकल्ट टू हाइक और टू क्लाइम विदाउट इक्विपमेंट्स। तो आपको इक्विपमेंट्स सीखने भी हैं विदाउट इक्विपमेंट्स। तो आपको इक्विपमेंट्स को चलाना भी आना चाहिए भाई, हर इस इक्विपमेंट को यूज कैसे करना है, और उसकी प्रॉपर आपके पास में क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। सो तो ये एक डिफिकल्ट स्पोर्ट है, आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। डिफिकल्ट स्पोर्ट है, डिफिकल्ट टू क्लाइम है, एंड विदाउट इक्विपमेंट्स आप इसको नहीं चला सकते हैं। दो ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए यहाँ पे, आप दोनों को लिख दीजिए। और भी आपको कुछ लिखता है तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। what connect does the writer draw out between unpredictable weather and setting up of camps? ओके तो यहाँ पे एक लाइन में कहीं पे लिखा हुआ था कि जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है वहां पे क्या सिचुएशन हो जाती है कि आपको क्या करना रहेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसी कैंपिंग करना चाहते हैं, किसी कैंप में जाके रेस्ट करना चाहते हैं। तो कैंपिंग का तरीका क्या होता है, आपके पास में ऑलरेडी आपका सेटअप होता है, आप कहीं पे भी उसको लगाइए, एक तरह से कैंप बन जाता है, अम्ब्रेला टाइप से एक आपका घर बन जाता है। आपने देखा होगा कैंपिंग कैसे करी जाती है माउंटेन्स पे। और आप उस पर रह लेते हैं तब तक जब तक वो स्टोम ना चला जाए, या फिर तब तक जब तक अगर अंधेरा हो गया है तो सुबह ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैंपिंग करनी होती है। अगर आप कैंपिंग नहीं करना चाहते हैं और आपके अंदर ब्रेवरी है कि नहीं नहीं मैं स्टोम में जा सकता हूँ या अंधेरे में जा सकता हूँ, तो आपको आगे बढ़ना है। तो ये एक सिचुएशन बताई गई है यहाँ पे चैलेंजिंग, कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो सकती है। अब यह क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, व्हाट कनेक्ट डज द राइटर ड्रॉ आउट, क्या कनेक्शन बताया है उसने अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड सेटिंग अप ऑफ अ कैंप में। तो आपको सीधा सीधा सिंपल आंसर लिखना है कि भाई व्हेनेवर देयर इज एन अनप्रेडिक्टेबल वेदर, सो देयर कैन बी, चलो इसको पैराग्राफ में प्रॉपर लिखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की। तो हम लिखेंगे देयर कैन बी अनप्रेडिक्टेबल वेदर अनप्रिडिक्टेबल वेदर इन द माउंटेन्स। ठीक है, इन द माउंटेन्स वेदर इट्स सनी और स्नोई। अब देखो दो दो वेदर की स्पेलिंग आ गई है यहाँ पे। ये वाला जो वेदर है ये या तो फिर वाला वेदर है, कंजक्शन है, और ये जो वेदर है ये समय मौसम वाला वेदर है। सब माउंटेन्स वेदर इट्स स्नोई, या तो सनी होगा, वेदर इज सनी और स्नोई। तो क्या होगा, जो माउंटेन पे होता है वेदर वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी वो स्नोई हो सकता है, कभी वो सनी हो सकता है। नाउ नाउ द माउंटेन हाइकर और द माउंटेन क्लाइंबर और द माउंटेनियर हैज टू डिसाइड, ठीक है, द माउंटेनियर
हैज टू डिसाइड और हैज टू बी डिसाइसिव, डिसाइसिव जो वर्ड ऑलरेडी पैराग्राफ में लिखा था, हैज टू डिसाइड इफ, यहाँ पे मैं वेदर लिख सकती थी मैंने फिर से लेकिन इफ लिख दिया है, हैज टू डिसाइड इफ ही वांट्स टू गो अहेड, if he wants to go ahead, if he wants to go ahead या फिर if he wants to proceed further, ये जो लाइन ऑलरेडी पैराग्राफ में लिखी हुई थी, ahead, or he is ready to set up a camp, set up a camp। क्या समझ में आया जरा बताओ तो इसमें। तो हमने यहाँ पे बताया है कि भाई वो दो चीजें डिसाइड करता है, या तो वो रेडी है स्कैम सेटअप करने के लिए या फिर उसको आगे बढ़ना है। तो यही इन दोनों में क्या है, एक कनेक्शन है यहाँ पे कि भाई माउंटेन का जो वेदर है वो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि जो माउंटेनियर है उसी को डिसाइड करना होता है कि वो कैंप सेटअप करेगा या आगे की तरफ बढ़ना चालू रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन है। अब देखो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बच्चे, इनके आंसर्स आप सीधे सीधे वहां आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ये बनाने पड़ेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ा गया है, अच्छे से समझा गया है, फिर हमने इसको लिखना शुरू किया है। The writer says a true mountaineer may challenge the mountain, yet is always respectful to the powerful force of nature. Correct, बिल्कुल सही लाइन है भाई। हम कितना भी ब्रेव हो जाएं, कितने भी माउंटेन्स को चढ़ लें, लेकिन हमें उनको रिस्पेक्टफुली देखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, कुछ भी हमारा हो सकता है। सिलेक्ट द रीजन द माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्स ऑफ नेचर। क्यों है हम रिस्पेक्टफुल फोर्स के लिए? एक्सपीरियंस ले चुके हैं इसीलिए। ट्रेडिशन इसमें कहीं काम नहीं आता, कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज नहीं है माउंटेन से रिलेटेड। एक डायरेक्टिव है, एक स्टेटमेंट हमको बोला जा रहा है। एक्चुअली ये सर्वाइवल की बात है, क्योंकि जब आप माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं तब आपको अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स याद आते हैं कि भाई ये जो माउंटेन है ये इतना पावरफुल है कि मैं अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, या ट्रेन, रिस्पेक्ट का मतलब हो गया फुल ट्रेनिंग के साथ ऊपर जाना, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा, हो सकता है कि मैं ना बचूं। तो सर्वाइवल इज एक्चुअली द मेन पॉइंट कि आप रिस्पेक्टफुल नेचर के लिए क्यों हैं, क्योंकि आप ट्रेंड होके जा रहे हैं, तो अपनी सर्वाइवल का ध्यान रख रहे हैं। While mountain climbing, an impulsive mountaineer is either disaster prone or as good as डेड। क्या करना है? सप्लाई वन पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। ओके, आपको एक पॉइंट बताना है जिसमें आप जस्टिफिकेशन कर रहे हैं इस लाइन का। वाइल माउंटेन क्लाइंबिंग इज, वाइल माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम एन इम्पल्सिव माउंटेनियर, इम्पल्सिव माउंटेनियर का क्या मतलब हो गया बताओ? एक ऐसा पर्सन जो एकदम से डिसीजन ले ले, डरे ना, मतलब नेगेटिव है ये। इम्पल्सिव माउंटेनियर हो गया कि उसको कहीं तूफान देख के वो सही डिसीजन तो नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, देखी जाएगी, आगे बढ़ जाएगा, गलत हो जाएगा ये उसके साथ में, वो एक इम्पल्सिव माउंटेनियर है, सनकी माउंटेनियर उसको बोलेंगे हम। सो ही इज एन इम्पल्सिव माउंटेनियर इज ईदर डिजास्टर प्रोन, या तो भाई वो प्रोन है टू डिजास्टर, मतलब कुछ नहीं पता अगले ही पल उसके साथ क्या हो जाए, डिजास्टर उसके साथ हो सकता है। और एज गुड एज डेड, या फिर जैसे ही उसने क्लाइंबिंग शुरू करी है समझ लो भाई वो मर चुका है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है और इम्पल्सिव है। तो आंसर इसमें क्या है? एक जस्टिफाई करिए इस लाइन को, हाँ, तो हम बोल देंगे हाँ भाई बिल्कुल जस्टिफाइड है। द लाइन इज जस्टिफाइड बिकॉज इफ यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनी डिसाइसिव नेचर, इट्स हार्ड टू सर्वाइव। सिंपल लिख देती हूँ आप लोग के लिए। इफ यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, अगर आप एक माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, दैट टू, वो भी विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, बिना किसी ट्रेनिंग के, दैट टू विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, दैट टू विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर इक्विपमेंट्स। भाई ना आपने अच्छी ट्रेनिंग ली है, ना आपने प्रॉपर इक्विपमेंट्स लिए हैं, ठीक है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स लिए। इसके अलावा एक और लिख लीजिए, ऑल्सो यू डोंट हैव अ डिसाइसिव नेचर। अगर आपका जो नेचर है वो भी कैसा है? डिसाइसिव नहीं है, मतलब टाइम पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, इम्पल्सिव हैं आप, तो फिर आपके लिए क्या है? इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लाइंब द माउंटेन, इट्स डेंजरस फॉर यू। डिफिकल्ट छोड़ो, डेंजरस हो गया अब तो आपके लिए। यही लाइन ऊपर भी लिखी है तो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया।
फॉर यू टू क्लाइम द माउंट। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं किस तरह से आंसर्स को लिख रही हूँ, फ्रेम कर रही हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मैं इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के इसका सेंट्रल आइडिया समझ चुकी हूँ, मीनिंग इसका समझ चुकी हूँ, तो आपको भी वैसे ही इसके आंसर्स करने हैं। इवेलुएट द आई थिंक ये लास्ट आंसर है, क्वेश्चन है इसका। इवेलुएट द इनअप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन, खुशी का जो एक फीलिंग होता है, ऑन रीचिंग अ समिट, समिट मतलब टॉप, टॉप पे पहुंच के आप जितना हैप्पी होते हैं, एक्सप्लेन करिए कि क्यों हैप्पी होते हैं। दैट द माउंटेन क्लाइंबर एक्सपीरियंस, क्यों होते हैं आप इतना खुश ऊपर चल के, ऊपर जाके, ऊपर से मतलब ऊपर भगवान के ऊपर नहीं, ऊपर मतलब क्लाइंब करने पे, माउंटेन क्लाइंब करने पे जो उसकी समिट पे पहुंच जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्यों इतना खुश होते हैं। ए, अचीवमेंट ऑफ अ सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट, क्योंकि आपको एक ऐसा कुछ मिला होता है, फीट मतलब एक तरह से सरप्राइज, अचीवमेंट, आपने एक ऐसा अचीवमेंट पाया होता है ऊपर जाके, तो आपको बहुत खुशी होती है। देखो इनएप्रोप्रिएट चूज करना, एप्रोप्रिएट नहीं, मतलब कि इनकरेक्ट, तो 3 आंसर सही होंगे, एक गलत होगा। तो अभी के लिए मान लेते हैं ये सही है, क्योंकि हमें इसमें कुछ गलती नहीं लग रही। भाई जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको अचीवमेंट फील नहीं होता कि वाओ आई हैव अचीव्ड समथिंग। स्पेक्टेकुलर पनोरमिक व्यू, पनोरमिक व्यू मतलब एक जगह से पूरा व्यू एक साथ दिखाई देना। तो जब आप माउंटेन पे चढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारे सिटी आसपास के हो सकता है दिखाई दे, या पूरा माउंटेन की जो रेंज है वो तो एटलीस्ट आपको दिखाई देगी। तो ऑफ कोर्स एक तो ये ऑप्शन आपके लिए सही है ही। एप्लीकेशन ऑफ द इनकलकेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, आपके अंदर इंस्टिंक्ट पैदा हो जाते हैं सर्वाइवल के, आपको पहली बार ऐसा फील होता है कि आज मैं बच गया, जिंदा हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि मैं ट्रेनिंग लेके आया था, अदरवाइज इतना पावरफुल नेचर है ये कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, राइट। तो एक इंस्टिंक्ट फील आपको आता है किसका, सर्वाइवल का। अपॉर्चुनिटी यूज टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स, अब देखो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करने को मिलेंगे। अब क्या ये कंपैरेटिवली, चलो इसको भी मान लेते हैं कि अच्छी बात है, भाई जब तक मैं माउंटेन पे नहीं जाऊंगी मुझे क्या पता रोप कैसे यूज करनी है, एंकर्स को कैसे लगाना है, कैसे ऊपर चढ़ना है ना, मुझे नहीं पता, अच्छी चीजें मुझे सीखने को मिले, बट कंपैरेटिवली क्या ये इन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं। इक्विपमेंट्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें अचीवमेंट मिला, हम ये सोचेंगे हमारा जो व्यू हमने देखा वो बहुत अच्छा था, और हम ये भी सोचेंगे कि सर्वाइवल के लिए हम फाइनली आज सीख गए कि माउंटेन्स पे सर्वाइव कैसे करना है और कितना पावरफुल नेचर होता है, ये चीज़ें हम ज़्यादा सीखेंगे। इक्विपमेंट्स चलाना नहीं चलाना इतना इंपॉर्टेंट नेचर के सामने नहीं है। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स थे जो हमने अभी किए हैं, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स भी दूंगी, है ना। मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल क्या टिप्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए अगर आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, रीड द पैसेज क्विकली, आपको पैसेज को बहुत जल्दी जल्दी से एक बार में पढ़ लेना है, और आपके पढ़ने का एक मेन रीजन होना चाहिए कि आप उसका एक जनरल आइडिया समझना चाहते हैं। जैसे कि मैंने जब ये पैराग्राफ को पढ़ा आप लोगों के साथ में, तो मुझे समझ आ गया कि माउंटेन्स के बारे में है, माउंटेनियर्स के बारे में है, क्या क्या डिफिकल्टीज होंगी उसके बारे में है, कैसे कैसे बचना है उसके बारे में है, फील कैसा होता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है उसके बारे में समझ आ गया था मुझे। तो इतना ही आपको समझना है, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है। फिर आपको सीधे क्वेश्चंस पे जाना है, रीड द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के पास जाइए, थैरली क्वेश्चंस को पढ़िए, टर्न टू द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द पैसेज, मतलब अगर आपको पता है पहले पार्ट का क्वेश्चन है ये, पहले पैराग्राफ का क्वेश्चन है ये, तो पैराग्राफ वन में जाइए, पैरा वन में जाइए और वहां जाके अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लग जाइए, तो आपके लिए क्या होगा, ये आंसर करना ईजी हो जाएगा। ये एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एक एक करके क्वेश्चन पे जाइए, रेलेवेंट पार्ट पे जाइए और फिर से उसको पढ़िए और सॉल्व कर लीजिए, तो इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक, तो आपने पहले क्या किया, पहले पूरा एक बार में पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद आप सीधे क्वेश्चंस पे आ गए। अब जनरल आइडिया आपको मिल ही गया है, पैराग्राफ वहां लिखे मिलेंगे, भाई हर क्वेश्चन के पीछे लिखा होता है पैरा वन का आंसर है, पैरा वन में आंसर है, पैरा टू में आंसर है, तो उसी पैरा पे फिर से जाइए, पैराग्राफ को पढ़िए और अकॉर्डिंगली आंसर लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट टिप है मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जब तक कि आपसे उसका मीनिंग वन वर्ड में ना पूछा जाए। होता है ना कभी कभी वोकेबलरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है भी इसका मीनिंग बताओ, जब तक पूछा ना जाए उन वर्ड्स के मीनिंग के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, इमेजिन कर लेना है, तुक्का लगा लेना है ना। जस्ट सपोज द मीनिंग एज पर दी फ्लो, जैसे जैसे फ्लो में आप बढ़ रहे हैं पैराग्राफ रीडिंग में, उसी फ्लो में आप क्या करो, उसका पैराग्राफ का वर्ड का मीनिंग अंदाजा लगा लो, सपोज कर लो कि शायद यही मीनिंग होगा,
मीनिंग्स को पीछे पड़ जाएंगे, अगर वर्ड्स के मीनिंग्स को ढूंढने में पीछे पड़ जाएंगे तो आप सेंट्रल आइडिया पे फोकस नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल आइडिया क्या है वर्ड पैराग्राफ का वो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से नहीं लिखेंगे। वर्ड मीनिंग की इतनी जरूरत आपको नहीं होती है, काफी वर्ड्स को हम एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। ठीक, अगर जरूरत बहुत ज्यादा लगेगी तब हम उसका मीनिंग ढूंढेंगे, अदरवाइज हम एज्यूम कर लेंगे कि ठीक है, पेरिलस कहीं लिखा हुआ था, डिफिकल्ट मीनिंग होगा, आर्जुअस जर्नी है तो माउंटेन की जर्नी इजी तो नहीं होगी, डिफिकल्टी होगी। तो ऐसे ऐसे आपको अंदाजा लगा लेना है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा फॉर्म करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे, रीड करने के बाद में क्वेश्चंस पे जाएंगे, रीड करने के बाद में क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली पैराग्राफ के पार्ट में जाके वहां सॉल्व कर लेंगे, और जो वर्ड मीनिंग्स हैं कोशिश करेंगे उनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, और आपका जो पैराग्राफ है वो टाइम से सॉल्व हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, उनको भी दिखाना कि किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया था और हमने उसको सॉल्व किया है। ऐसे ही और ज़्यादा सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स के अलावा भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ, उनमें से क्वेश्चंस बना के उनके आंसर्स आपके साथ में डिस्कस करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय।